अब बात करते हैं केमिस्ट्री की रणनीति की, जिसको आप 3 भागों में समझेंगे। जनरली आप केमिस्ट्री में क्या गलतियां कर रहे हैं अभी समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप फिर आती है बारी नेम्ड रिएक्शन की, जो नाम की अभिक्रियाएं हैं ना। जैसे आप अगर मान लो बात करें कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस का जो पेपर पैटर्न है बेटा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अपनी फुल एनर्जी के साथ और पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी में मग्न होंगे। तो इसी तैयारी में एक बूस्टर डोज मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिससे कि आपकी तैयारी और थोड़ी सी इफेक्टिव हो सके। आप उन चीजों को अब जान सके कि अब कम समय में कैसे आप और अच्छे से इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए, क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप इस वक्त कहां पे हैं, यानी आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। इस स्थिति में अगर आप समझें तो आप बेटा, कुछ बच्चे जो हैं वो 11वीं से 12वीं के बीच में फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे 12वीं से ही, और कुछ बच्चे जो हैं वो 11वीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए हैं। तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने 11वीं नहीं पढ़ी और वो ये सोच रहे हैं कि 12th के सिलेबस के खत्म होने के बाद मैं 11th का रिवीजन स्टार्ट करूंगा, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, क्योंकि उसके बाद जो समय है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। बट मेरी ये बात ध्यान से समझ लेना कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 11वीं का सिलेबस 12th के रिवीजन के बाद स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं करना। आप साथ साथ में उसको करते रहिए, ठीक है ना। और इस चीज में एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या कि पहले आप उन चैप्टर्स को पकड़िए जो आपके थोड़े से कमजोर हैं, ठीक है ना। जिनमें आप कंफर्टेबल हैं उनको आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हो, लेकिन जो कमजोर चैप्टर है सबसे पहले उसको आप देखिए। उसके हिसाब से फिर आप जो है वो अपना समय निर्धारित कीजिए उस चैप्टर को, कि जैसे मान लो कोई भी चैप्टर आपने उठाया, यानी थर्मोडायनामिक्स उठाया, आपने रासायनिक इक्विलिब्रियम उठाया या आयनिक इक्विलिब्रियम उठाया, तो अब उसको नियत समय में, ऐसा नहीं है कि आज आप उठा लिए और 10 दिन तक उसको कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, नहीं, उसको बिल्कुल फिक्स टाइम कर दीजिए उसके साथ, और फिक्स टाइम करके उसको आप जल्दी से जल्दी उसको खत्म करिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है क्या, कि निर्णायक डिसीजन, यानी अब आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है। तो अब क्या करना है, कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें जेई केमिस्ट्री परीक्षा पैटर्न की, कि परीक्षा का जो पैटर्न है। अब देखिए, हमारे पास 2 जेई के एग्जाम होते हैं, एक है आपके पास जेई मेन और एक है आपके पास जेई एडवांस। जेई मेन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल पिछले साल से थोड़ा सा खैर चेंज हुआ है, बट ज्यादा वो चेंज नहीं कहेंगे। पहले ये होता था कि आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलते थे उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती थी, लेकिन अब से वो भी कर दी गई है। यहां पे अगर हम बात करें कि इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक में आपके पास एमसीक्यू होते हैं जिनमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, एक को सही करना होता है, और 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल होते हैं, जिनके ऑप्शंस आपको नहीं दिए हुए होंगे। उनके लिए सिर्फ आपको डायरेक्ट इंटीजर यानी एक पूर्णांक में आपको या फिर किसी दशमलव की संख्या के साथ वो आंसर निकालना होता है। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। सही उत्तर सभी प्रश्नों के अगर आप देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपको -1 नेगेटिव मार्किंग के रूप में मिलेगा, और अगर आपने कोई भी मान लीजिए मार्क नहीं किया है तो 0 आपको उसके अंदर जो है दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस का जो पेपर पैटर्न है बेटा वो ऐसा है कि उसके अंदर 2 पेपर दिए हुए होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, 3 घंटे का होगा। साथ के साथ जो आपका पेपर 2 है वो भी फुल्ली कॉन्सेप्चुअल, उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और उसके अंदर सिंगल करेक्ट भी होंगे, उसके अंदर मल्टीपल करेक्ट भी होंगे, उनमें ग्राफ के भी क्वेश्चंस होंगे, है ना। यानी हो सकता है कि 2 से ज्यादा ऑप्शंस भी उसमें सही मिले, मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और दशमलव के 4 संख्याओं तक के न्यूमेरिकल आंसर निकालने के भी उसमें अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोनों ही जो पेपर्स होंगे, उन पेपर्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए सिर्फ एनसीईआरटी स्टडीज ही काफी नहीं है। जो कुछ आपने क्लास में पढ़ा है उनके नोट्स को, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उनकी डेप्थ को अच्छे से पकड़ने की आपको अब जरूरत होगी कि जेई एडवांस का पेपर आपको सॉल्व अगर करना है तो। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक हमारे पास ये एक रोड मैप है जो अभी हमें समझना है। देखिए, इस वक्त आप खड़े हैं यहां पे, अगस्त का टाइम चल रहा है। अगस्त के टाइम में आप अगर ध्यान से समझेंगे तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय ही आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। इस समय में अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे पास 140 दिन का समय बचा है, जिनमें हम अच्छे से हमारी जो तैयारी है उसके लिए जो हमको रिवीजन करना है, नोट्स पढ़ने हैं, है ना। इसके साथ साथ आपको जो यहां पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सारा काम आपको यहां पे करना है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या करना है वो अभी मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो ये सारा काम जो 11th और 12th में जो कुछ भी आपने पढ़ना है वो आपको यही करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है बेटा, ये एक मोटी मोटी बात है जो आपने यहां पे समझ ली। क्योंकि इसके बाद जब दिसंबर में आपका कोर्स खत्म होगा, उसके बाद जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी से के आसपास आपका जेई अटेम्प्ट 1 आ जाता है, और जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास जो तैयारी है वो 20 जनवरी से पहले पहले तक की है। यानी अगर हम बात करें कि 20 से लेके जो 28 जनवरी तक का जो टाइम होगा वो आपका जैन के जो आपका जेई का है मेन, उसके अंदर चला जाएगा। फिर बात करें जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होंगे वो फेब मार्च में बोर्ड के अंदर बिजी हो जाएंगे। तो सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ही है कि वो अगर कहीं इस टाइम को यूटिलाइज सही से नहीं कर पाए तो उनको आगे बेटा ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए उन बच्चों के लिए यह समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां तक का, यानी दिसंबर तक का जो टाइम है और दिसंबर से लेके जो जैन तक का जो 45 डेज के आसपास कुछ टाइम बचेगा, इन दिनों में आपको क्या करना रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। इन दिनों में क्या करना है ये भी हम जानेंगे। इसके बाद में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये खैर आपको पता ही है कि आपको बोर्ड की तैयारी के लिए चाहिए होते हैं, तो बोर्ड की तैयारी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद हम देखते हैं अप्रैल में बेटा जेई मेंस जो है वो सेकंड अटेम्प्ट लगता है। अब जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट से यहां तक का जो टाइम है, लगभग आप मान के चलिए कि आपको 30 दिन के करीब का 30 से 40 दिन का समय मिलता है। उन 30 से 40 दिनों में आप क्या करेंगे, और फिर उसके बाद जब आप जेई एडवांस देते हैं तब आपको क्या चीजें करनी है, ये सब चीजें इस रोड मैप में हम अभी समझने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपका जो अगस्त से लेके मई तक का एक रोड मैप हमने तैयार किया है, जिसको आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज को बारीकी से जानना है, ताकि आपकी रैंक जैसी आप चाहते हैं उससे भी बढ़िया आ सके। यानी एक बूस्टर चीज है, इसको अच्छे से लेके चलिएगा। देखिए जनरली आप केमिस्ट्री में क्या गलतियां कर रहे हैं अभी आप समझिएगा। सबसे पहला तो आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो, आपका कोई टाइम टेबल नहीं हो, कोई प्लानिंग नहीं हो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बोले हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी भूल है। रिएक्शन मैकेनिज्म को आप समझ नहीं रहे हैं, आप सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं जो है आंसर्स रट लूं, डायरेक्ट उसको जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूं, ये आपकी गलती है। आप जो टेस्ट दे रहे हो उन टेस्ट का सही से आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, यानी आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी रैंक कहां आ रही है। ये मैं बेटा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि अधिकांश बच्चा जो है वो ये समझ के चलता है कि मैं लास्ट में उठूंगा और वन नाइट फाइटर की तरह जो है वो पेपर देके और अपनी रैंक निकाल लूंगा। नहीं बेटा, ये जेई का एग्जाम है, कोई आम एग्जाम नहीं है। यहां अगर आपने अभी से ये डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को कितना पढ़ना है, मेरी रैंक कहां आ रही है, तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। यानी अगर आप अभी मॉक टेस्ट का विश्लेषण खुद से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे से आपको आपकी रैंक कहां स्टैंड कर रहे हो आप, यानी आपको ये नहीं है, क्योंकि जेई के एग्जाम में कभी भी 100% पेपर नहीं करना होता है। जेई के एग्जाम में आपको उतना ही पेपर करना होता है जितना आप अभी जो सीख गए हो और इन आने वाले दिनों में आप सीख जाओगे, और जिसको आप कंफर्टेबली कन्वर्ट कर सकते हो रिजल्ट में। यानी जितना आपको सीखना है उतना ही करके आप अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए, और इसके लिए आपका ये जो मॉक टेस्ट का विश्लेषण है ये करना बेहद जरूरी है। फिर बात करते हैं अंतिम समय में, कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट में बोले मैं बुक सॉल्व करूंगा, ये गलती नहीं करनी है। जो भी बुक वगैरह आप करना चाहते हो वो अभी से आप शुरू कर दीजिए, और अब आपका सही समय है, इस समय ही आप ये बुक शुरू करके अपने आप को रिजल्ट में कन्वर्ट करा सकते हो। नींद और स्वास्थ्य की देखिए ये सबसे कॉमन चीज है जिसके लिए कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, हम ये चीज डिस्कस यहां कर रहे हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ी यहां पे जरूरत है। कि अगर आपका स्वास्थ्य ही, आपका मन ही, आपका तन ही अगर आपके साथ नहीं है तो आप फिर बैठेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, अपने दिमाग को चलाएंगे कैसे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा अगर मैं चीज कहूं कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है आपकी हेल्थ। तो इस हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसको आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाती है जेई की तैयारी में। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की रणनीति की, जिसको आप 3 भागों में समझेंगे। सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री को समझिए कि आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के आपको पता होने चाहिए, जिसको आप शॉर्ट नोट्स अभी साथ में बनाते चलिए, फॉर्मूला के भी और उन कॉन्सेप्ट्स के भी। नोट्स जो आप क्लास में लिखते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस होते हैं, उन सबको आप अच्छे से लिखते चलिए। ग्राफ और संख्यात्मक क्वेश्चन जो होते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दीजिए। देखिए जैसे थर्मोडायनामिक्स है, रासायनिक साम्य है, रासायनिक बल गतिकी है, आपके पास आयनिक साम्य, इन सब में जो बेटा ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहीं पे अगर मान लो हम जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो वहां पे आप जब किसी रासायनिक मैकेनिज्म को समझते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा काइनेटिक्स के ग्राफ आते हैं, बल गतिकी के ग्राफ आते हैं, सक्रियण ऊर्जा वाले जो ग्राफ होते हैं जिनमें आप संक्रमण अवस्था को देख रहे होते हो, आप मध्यवर्ती को बनते हुए देखते हो और उनको क्रियाकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करते हुए देखते हो। तो ये सब चीजें आपको ग्राफ के थ्रू ही समझनी होती हैं। तो इन सवालों के विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको ना सिर्फ जेई मेंस और एडवांस में भी काम आएंगे। पीवाईक्यू का अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको तभी पता लग पाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी के बाहर हैं। अगर आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे तो आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। और सबसे खास चीज जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका मोल कॉन्सेप्ट, जो आपका पहला चैप्टर होता है, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा गतिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी जो वैद्युत रसायन है, और उसके बाद आपकी आती है केमिकल काइनेटिक्स, और एक आता है आपका आयनिक साम्य। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, जिनसे आपकी रैंक जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के मार्क्स से डिसाइड की जा सकती है। फिर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अपने आप में ही, आप समझ रहे होंगे कि तीनों केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बाउंड करती है फिजिकल को इनऑर्गेनिक से, तो वहीं पे आपको ऑर्गेनिक की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन मैकेनिज्म, जो बच्चे मैंने कहा था पहले भी कि जो रटते हैं उनके लिए खास ये चेतावनी है बेटा कि रटना नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार समझ गए तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी जो आप बना नहीं सकते, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका आप आंसर निकाल नहीं सकते। फिर आती है बारी नेम्ड रिएक्शन की, जो नाम की अभिक्रियाएं हैं ना, जैसे आप अगर मान लो बात करें कि जब एल्केन अल्कीन अल्काइन आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपने कई सारी नाम की रिएक्शन पढ़ी होंगी, जैसे वुल्फ किश्नर अपचयन आपने पढ़ा है। एल्केन के अंदर जब आप कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन बनाते हैं, आपके पास में मोजिंगो रिएक्शन आती है ना, आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है, आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। ये सारी रिएक्शन जो नाम से जानी जाती हैं। वहीं पे जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हो तो वहां पे आपके पास ढेर सारी एल्डोल हो गई, क्रॉस एल्डोल है ना, कैनिजारो अभिक्रिया है, पर्किंस रिएक्शन है ना, ये सारी जो जितनी भी नाम वाली रिएक्शंस हैं, ये सारी अभिक्रियाओं को आपको नाम से याद करने वाली इंपॉर्टेंट खास उनको देखना है। रिएक्शन चार्ट बना लीजिए। आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपने अभी तक अगर चार्ट्स नहीं बनाए हैं तो तुरंत चार्ट बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि जब भी आप कोई चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोकार्बन लिया तो हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन अल्कीन अल्काइन 3 पार्ट आते हैं। एल्केन के सबसे पहले विरचन की विधियां, उसके बाद उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो, और बीच में कहीं ये कॉलम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी रखिए, उससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप चार्ट बना लीजिए कि अगर मान लीजिए एल्केन को बनाने की 10 विधियां हैं तो 10 के नाम लिखिए। सबसे पहला काम नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में उस अभिक्रिया में क्या हो रहा है उसको देखिए। तो सबसे पहले उनके नाम याद करने हैं आपको, तो वो नाम याद करने के लिए आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे, उन चार्ट से ही आप सीख सकते हैं। उसके बाद आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो हाई वेटेज चैप्टर्स जो होते हैं वो जैसे जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन है। जीओसी आप जानते हो ये गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें अगर गलती से भी अगर आप मिस कर गए तो मान के चलिएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए जीओसी का अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन हो गए, एल्केन अल्कीन अल्काइन हो गए, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमीन्स, ये सभी चैप्टर जो हैं वो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में ही बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, तो इनके ऊपर खास फोकस। और इनमें भी मैंने आपको बता दिया, इनके चार्ट्स बना लीजिए। चार्ट्स बनाने के बाद में इनको सबसे पहले उन चार्ट्स को उनके नाम याद कीजिए, फिर इन अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, इनमें भी सबसे ज्यादा जो नेम रिएक्शन है उनको इंपॉर्टेंस देनी है। फिर हम बात करें एनसीईआरटी की पढ़ाई की, कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए एनसीईआरटी है। देखिए और कहीं पे एनसीईआरटी का इतना जिक्र नहीं है जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। डायरेक्ट आपको जो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर वही पूछ ली जाती है। तो इसलिए मेरा ये आपसे अनुरोध है, इसको आप चाहे आग्रह माने चाहे एक ऑर्डर माने, कैसे ही समझे, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी होनी बहुत जरूरी है। तो अधिकांश जो प्रश्न है वो सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स की मैंने आपको बात पहले ही कर दी थी कि अब आपका सही टाइम है, शॉर्ट नोट्स साथ में बना के चलिए, क्योंकि लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे तो कहीं आपको ये ना लगे कि अब मैं कैसे लिखूं, ताकि लिखने का काम मिनिमम कर देना है। यानी जो लास्ट के आपको याद होगा 45 दिन का जो पीरियड था, यानी जब दिसंबर से लेकर जनवरी तक का टाइम है वो शॉर्ट नोट्स का टाइम है, यानी अभी बना लीजिए और उसके बाद उनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अपवाद का रिवीजन यानी जो स्पेशल केसेस होते हैं जो आपको पता होगा कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसी चीजों को आप उन्हीं 45 दिन में याद करिए। मुख्य चैप्टर्स पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव, ये सभी इंपॉर्टेंट। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा पार्ट है, इसलिए सारे चैप्टर्स इसके इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं मेंस में और एडवांस में।
तो इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ईजी रहती है। आपको ये जान के ये जो है वो खुशी होनी चाहिए कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और बहुत इजी है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, डायरेक्ट लाइंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी उसके अंदर। फिर बात करें कि अब आपकी डेली कैसे पढ़ाई होनी जरूरी है, तो देखो बेटा, बहुत ही ढंग से बिल्कुल टेक्निकली हमने ये चीज डिजाइन करी है कि 30 मिनट की आप डेली एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप 45 मिनट्स जो हैं वो रिएक्शन और फॉर्मूला रिवीजन को दीजिए। देखिए, ये जो पार्ट है ये वही पार्ट है जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पहले रिएक्शन का नाम याद किया, फिर फॉर्मूला याद किया, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर फॉर्मूला से उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, और फिर रिएक्शन से उसके सारे जो उत्पाद बनाने की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी याद करेंगे। फिर उसके बाद 75 मिनट्स की आप डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं केमिस्ट्री के यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। फिर 75 यानी 1.5 घंटा आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद 15 मिनट का एक मेमोरी रिकॉल साइकिल चलाइए, और इसको डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए इतना इफेक्टिव और इतना बेहतरीन सेशन होगा आपका कि आपको मजा आ जाएगा कि वाह, ऐसी पढ़ाई काश हम पहले भी कर लेते। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। डेली आपको 2 से 3 घंटे के बीच में ये सेशन कंप्लीट करना है। अगर हो सकता है किसी बच्चे के पास टाइम कम रहता है, 2 ही घंटे में करना है, तो बेटा इनका थोड़ा सा जो टाइम की अमाउंट है वो कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड जो है वो 2 घंटे 45 मिनट के लिए बनाया है। किसी बच्चे के पास अगर टाइम कम रहता है तो उसी प्रोपोर्शन में आप इन सेक्शंस को जो है वो कम कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जैसे प्रभावी रिवीजन की तकनीक क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा क्या, एनसीईआरटी रीडिंग। देखिए, डेली बेसिस पे एनसीईआरटी को पढ़िए आप। एनसीईआरटी आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए अगर आप देखें तो उतना एनसीईआरटी का रोल होगा नहीं, तो आप खास करके इनऑर्गेनिक के लिए, फिर ऑर्गेनिक है, इन दो के लिए एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करिए डेली। फॉर्मूला शीट्स आप अपनी बना के रखिए, क्योंकि लास्ट में यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा आपके पास में। एरर नोटबुक बनाइए आप डेली। अभी जो पढ़ रहे हो उसमें आप अपनी एक साइड में डायरी मेंटेन करिए, जिसमें आप अपनी गलतियां लिखेंगे, और गलतियां लिखनी बहुत जरूरी है। जब तक गलतियां नहीं लिखोगे सही क्या करोगे फिर, है कि नहीं। फिर बात आती है स्पेस्ड रिपीटिशन। देखिए, एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, एक सर्वे किया गया है, उसमें यह पाया गया है कि अगर आप किसी भी चीज का रिवीजन एक साथ 21 और 45 दिन के अंतराल में करते हैं तो आप उस चीज को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रख पाते हैं। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा है, उसका 7वें दिन आपको उसको वापस से पढ़ना है, फिर 7 से 21वें दिन उसी चीज को वापस पढ़ना है, और 21 से फिर आप 45 जो 45th डे है उसके अंदर आपको उसको वापस से पढ़ना है, जिससे कि वो अब लंबे टाइम तक आपके दिमाग में ठहर जाएगी। और ये चीज आपको यहां पे करनी ही करनी है। इस स्पेस्ड रिवीजन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको रोड मैप में कुछ टाइम फ्रेम्स बताए थे कि इन टाइम्स फ्रेम में हम कैसे हमारी इफेक्टिव लर्निंग करेंगे। तो देखिए बेटा, अगस्त से सितंबर तक का जो टाइम है, यानी 2 महीने तक आप क्या करिए, डेली एक टेस्ट लगाइए। भाई जो पढ़ रहे हो वो क्लास रेगुलर करनी है, उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और कोशिश ये करिए कि आप जो है, सॉरी डेली नहीं, साप्ताहिक एक टेस्ट लगाइए, और डेली जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो आप कंटिन्यू करते रहिए। उसके बाद में अक्टूबर से जो नवंबर का टाइम आएगा, उस टाइम में आप क्या करिए, 2 या 3 टेस्ट की फ्रीक्वेंसी साप्ताहिक कर दीजिए। जैसे आपने और जो है वो, जैसे बुधवार को, शुक्रवार को, और आपने संडे को एक एक टेस्ट इस तरीके से दे लिया। उसके बाद में जब दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर में आप क्या करिए, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस खत्म हो चुका है। मॉक टेस्ट यानी एक तरह से मॉक ड्रिल्स के अलावा आपके पास और कोई टाइम नहीं बचा है, तो सबसे खास इंपॉर्टेंट टाइम आपका यही रहेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देंगे। अपने रिवीजन पैटर्न जो है आप देखेंगे, अपनी जो गलतियां आपने की हैं उन गलतियों को भी आप बहुत भूलिएगा। इसलिए क्या क्या आपने कॉन्सेप्चुअल गलतियां की हैं, कैलकुलेशन एरर करी हैं, सिली मिस्टेक्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को आप मैनेज कैसे नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें नोट करनी है आपको। देखिए, कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा मैनेजर होता है। अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके स्टूडेंटशिप में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छा मैनेजर होना बहुत जरूरी है, और वो मैनेजर जो है वो यही काम करता है। वो कभी भी अपनी गलतियों को छुपाता नहीं है, वो अपनी गलतियों को लिखता है और उन्हें दोहराता भी नहीं है। समझ में आई बात। और उनको आप एक एक चीज करके आकलन करिए, और लास्ट में अपनी सुधार की योजना बनाइए। अब सुधार की योजना में हर टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करें कि आप कितनी क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं।
उसके बाद अपनी नोटबुक में देखिए कि आपने कितनी एरर्स जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उस टाइम पे वो एरर्स हुई हैं, और फिर लिखने के बाद लास्ट में जब आप आए तो अगले टेस्ट में कोशिश करें कि वो गलती आप दोबारा ना दोहराएं। समझ में आ गई बात बेटा? तो जब आप इतना कुछ कर लेंगे, और टेक्निकली साइंटिफिकली, क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं बेटा, और मैथ्स के स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग का रहता है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएशन का। तो वो हमेशा सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम हमेशा डिसॉल्व करते हैं, और उसके लिए उन्हें बनना पड़ता है एक बेहतरीन मैनेजर। तो एक स्टूडेंट मैनेजर बनेगा, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लेके आएगा, और सब चीजों को डेली बेसिस पे जब वो मॉनिटरिंग शुरू करेगा तब जाके उसका जो रिजल्ट है, जैसा वो चाहता है वैसा उसको मिलेगा। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया, आपने इससे जो चीजें सीखी हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है बेटा, और देखिएगा फिर आपका रिजल्ट जो है वो कैसे बेहतर से बेहतरीन की ओर चला जाता है। तो आप मान के चलिए कि जब आप ये सेशन देख लेंगे तो उसके बाद आपको जो सूत्र मिलेगा, यानी आपकी जो तैयारी है वो, साथ में जो रिवीजन है, फिर जो मॉक टेस्ट आप देंगे, उसके बाद जब आप अपना विश्लेषण करेंगे तब जाके कहीं जो सफलता है वो आपके हाथ लगेगी। तो सफलता को पाना इतना आसान नहीं है, पहले उसके लिए इन चीजों का होना बेहद जरूरी है। तो इन सब चीजों के साथ में आप सफल हो सकते हैं, और बिल्कुल आप जेईई 2027 क्रैक कर सकते हैं। ये आपका जो विश्वास है वो बनेगा जब आप इस सेशन में जो कुछ डिस्कस हुआ है वो सब आप करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बढ़िया लगा और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। तो जो बेटा आज आपने सीखा है वो अच्छे से करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपके रिजल्ट में कैसे रात और दिन परिवर्तन आते हैं। तो बस इसी के साथ ये सेशन हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से इस चीज को फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, हर एक चीज को टेक्निकली आपको समझ के करनी है। तो मिलते हैं आपसे रिजल्ट सेलिब्रेशन के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।